हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम चिंदे और आज के इस हीट लोड पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट, इफेक्टिव रूम टोटल हीट, बाईपास फैक्टर, कूलिंग फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर, आउटसाइड एयर, ग्रैंड टोटल हीट, सेंसिबल हीट, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यूमिडिफाइड राइज और ड्यूमिडिफाइड CFM क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट। तो हम देखेंगे इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट होता क्या है। तो अगर आप देखते हो तो इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट बना होता है इनफिल्ट्रेशन से। मतलब इनफिल्ट्रेशन मतलब बाहर की जो हवा है उसमें जो मॉइस्चर होता है। लैटेंट हीट मतलब मॉइस्चर जब कमरे के अंदर आता है क्रैक में से, जैसे दरवाजा होता है या खिड़की होती है, तो खिड़की दरवाजे के आजू बाजू में जो वॉल में जो माइन्यूट क्रैक्स होते हैं, उस क्रैक्स में से जब मॉइस्चर कमरे के अंदर आता है तो उसको इसमें कंसिडर किया जाता है और उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन से जो मॉइस्चर अंदर आता है, उस मॉइस्चर से जो लोड बढ़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक पार्ट ऑफ इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट। नॉर्मली इसको हीट लोड एस्टिमेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है, इसको टाला जाता है। नेक्स्ट होता है आउटसाइड एयर। एयर कंडीशनिंग रूम में हम बाहर से फ्रेश एयर लेते हैं, तो फ्रेश एयर जब लेते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी आती है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। थर्ड पॉइंट ये है पीपल, मतलब जो आदमी ऑक्यूपेंसी है, आदमी जो बैठे हुए हैं उन्हें जो पसीना आता है उसमें से जो मॉइस्चर रिलीज होता है उससे वो भी पार्ट ऑफ इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट होता है। फिर कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे स्टीम यूज़ होती है, जिसमें से भाप निकलती है। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, घर में नॉर्मली यूज़ नहीं होता। कुछ इंडस्ट्री में स्टीमर यूज़ करते हैं जिसमें से भाप बाहर निकलती है, तो वो भी क्या हो गया, लैटेंट हीट का लोड हो गया और इसे भी इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट में कंसिडर किया जाता है। अप्लायंसेस, कुछ ऐसे अप्लायंसेस हो सकते हैं जिससे कि मॉइस्चर रिलीज होता है, उसे भी कंसिडर किया जाता है। फिर एक पॉइंट आता है वेपर ट्रांसमिशन। अब ये वेपर ट्रांसमिशन होता क्या है, कई बार आउटसाइड एयर जो है उसमें मॉइस्चर की लेवल बढ़ जाती है। जैसे बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में आउटसाइड जो हवा है कमरे के बाहर जहाँ पे एयर कंडीशनिंग करते हैं उसके बाहर अगर बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से हवा में मॉइस्चर की लेवल बढ़ती है, जिससे कि वेपर का प्रेशर बढ़ता है, वाटर वेपर का प्रेशर आउटसाइड में बढ़ता है। और बाहर का मॉइस्चर जो है वो क्रैक से या कहीं पे भी गैप होगा वॉल में, विंडोज़ में, वहाँ से अंदर आना शुरू होता है, क्योंकि बाहर वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा है, एयर कंडीशनिंग रूम में जो वाटर वेपर है वो कम है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में वाटर वेपर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर ट्रांसमिशन। ये भी इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट का पार्ट हो गया। और फिर आगे दिया है सप्लाई एयर डक्ट लीकेज। डक्ट में नॉर्मल लीकेज हो सकता है, उस लीकेज के थ्रू भी कुछ मॉइस्चर अंदर आ सकता है। और ये जो भी हीट है, इन्फिल्ट्रेशन, आउटसाइड एयर, पीपल, स्टीम, अप्लायंसेस, वेपर ट्रांसमिशन, सप्लाई, डक्ट लीकेज, इन सब का फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 5% इसमें ऐड कर दिया जाता है। और इन सब की टोटल करने के बाद में जो हीट की वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसे हम पार्ट 4 में मैं फार्मूलाज बताऊंगा कि किस तरीके से फार्मूलाज में वैल्यूज़ डाल के इसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद में जो वैल्यू आती है, इस सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम कहते हैं इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव रूम टोटल हीट क्या होता है। तो इफेक्टिव रूम टोटल हीट जो है, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लैटेंट हीट का जो एडिशन है उसे हम कहेंगे इफेक्टिव रूम टोटल हीट। मतलब टोटल हीट को अगर निकालना है तो जितनी भी सेंसिबल हीट है उस सेंसिबल हीट की जो भी लिस्ट है उसको ऐड करते जाओ और उसमें जो भी लैटेंट हीट की लिस्ट है उसको ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे इफेक्टिव रूम टोटल हीट। तीसरा पॉइंट है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर को समझने के लिए पहले इस ड्राइंग को स्टडी करेंगे। तो ये जो ड्राइंग है ब्लू कलर में जो दिखाया है यहाँ पे, ये है कूलिंग कॉइल। और इस कूलिंग कॉइल में क्या होती है, वर्टिकल फिन्स होती है जो हवा को ठंडा करने का काम करती है। अब जब इस फिन्स के थ्रू जब हवा पास होती है तो सारी की सारी हवा फिन्स के कांटेक्ट में नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने दो डॉट्स बनाए हैं, एक ब्लैक डॉट है और एक रेड डॉट है। जो ब्लैक डॉट है वो कूल एयर है, मतलब जब हवा कॉइल में से पास होती है, कूलिंग कॉइल में से पास होती है, तो उसमें से मैक्सिमम हवा जो है कूलिंग कॉइल के फिन्स के या ट्यूब के कांटेक्ट में आती है। जो हवा फिन्स या ट्यूब के कांटेक्ट में आती है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हवा जो है वो बिल्कुल भी ट्यूब और फिन के कांटेक्ट में ना आए। जैसे कि मैंने रेड यहाँ पे डॉट्स बताया रेड कलर में, तो ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये कहीं फिन्स को टच नहीं हो रहा है या ट्यूब को भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो होता क्या है, कॉइल में जब हवा एंटर होती है, फॉर एग्जांपल कॉइल में जो हवा एंटर हो रही है वो 25 डिग्री सेल्सियस की है,
और ये बिल्कुल भी फिन्स और ट्यूब के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तब जब एक कॉइल से बाहर निकलती है हवा तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं होता, तो एज इट इज़ होता है। तो एयर कंडीशनर में से हवा तो पास हो रही है, लेकिन वो जो हवा है, जो हवा ट्यूब या फिन्स के कांटेक्ट में नहीं आई, उस हवा को हम बाईपास एयर कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है बाईपास फैक्टर। अभी बाईपास फैक्टर क्या होता है? बाईपास एयर डिवाइडेड बाय टोटल एयर पासिंग थ्रू द कॉइल। तो बाईपास फैक्टर एक रेशियो है बाईपास एयर का और कॉइल में जो भी हवा जा रही है उसका, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं बाईपास फैक्टर। अब इसको समझने के लिए हम नंबर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल समझो कॉइल में 100 CFM मतलब क्यूबिक फुट पर मिनट, किसी कूलिंग कॉइल में 100 क्यूबिक फुट इतनी हवा पास हो रही है, जिसमें से 12 CFM हवा जो है वो कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, ना फिन्स के कांटेक्ट में आ रही है ना ट्यूब के कांटेक्ट में आ रही है, तो हवा ठंडी नहीं होगी। अब इनका जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम क्या कहेंगे? बाईपास फैक्टर। तो नॉर्मली 0.12 जो है या 0.1 जो भी है ये बाईपास फैक्टर होता है, क्योंकि कोई भी कॉइल होगी तो उस कॉइल में सारी की सारी हवा ठंडी नहीं होती, कुछ हवा को वहाँ से एक्सेप्ट होके निकलना है, बाईपास होके निकलना है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बाईपास एयर। और वो जो फैक्टर होता है बाईपास एयर और टोटल एयर का, उसे हम कहते हैं बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर या बाईपास एयर को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बाईपास फैक्टर या बाईपास एयर किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे भी कूलिंग कॉइल है और यहाँ पे भी कूलिंग कॉइल है, लेकिन यहाँ पे जो फिन का पीच है मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और पर्टिकुलर इस डायग्राम में फिन्स जो है काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पे पीच कम है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें बाईपास एयर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि फिन्स ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे, जितनी फिन्स का डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी बीच में से हवा ज़्यादा से ज़्यादा पास होगी और बाईपास फैक्टर बढ़ेगा या बाईपास एयर बढ़ेगी। लेकिन फिन्स के बीच का गैप अगर कम कर दिया तो क्या होगा? मैक्सिमम हवा फिन्स के और ट्यूब के कॉन्टैक्ट में आएगी और बाईपास जो है एयर कम हो जाएगी। दूसरा रीजन होता है बाईपास होने का एयर वेलोसिटी। अगर एयर वेलोसिटी हाई है, पंखा जितना तेज चलेगा, ब्लोअर जितना तेज चलेगा, उतनी क्विकली हवा कॉइल में से पास होगी। हवा जितनी क्विकली कॉइल में से पास होगी उतना हवा का और कॉइल का कांटेक्ट कम समय के लिए होगा और हवा ठंडी कम होगी, तो यहाँ पे बाईपास एयर बढ़ेगी। वेलोसिटी जितनी लो होगी, जितना हवा का स्पीड कम होगा, जितनी वेलोसिटी कम होगी, उतनी धीरे धीरे हवा कॉइल में से गुजरेगी, और कॉइल में से जितनी धीरे धीरे हवा गुजरेगी उतना कॉइल का और हवा का कांटेक्ट ज़्यादा समय के लिए होगा और हवा ज़्यादा अच्छी तरीके से ठंडी होगी। तो यहाँ पे बाईपास जो है वो लेस होगा और कूलिंग ज़्यादा होगा। और बाईपास फैक्टर जो है वो तीसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ रो। जो कूलिंग कॉइल होती है उसमें रोज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉइल की रोज है, यहाँ पे सिंगल रो है तो यहाँ पे 4 रो है। अगर सिंगल रो कॉइल है तो उसमें से हवा आसानी से निकल के जाएगी और हवा सारी की सारी ठंडी नहीं होगी, तो यहाँ पे बाईपास जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ रो ज़्यादा है तो हवा पास होते वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉइल के कांटेक्ट में ज़रूर आएगी, और यहाँ पे कूलिंग जो रेट उसका बढ़ेगा और बाईपास का रेट कम होगा। तो इस तरीके से जो बाईपास फैक्टर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग फैक्टर। लेकिन ये जो वर्ड है कूलिंग फैक्टर है, ये हीट लोड एस्टिमेशन में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी इसको हम स्टडी करेंगे। तो जैसे बाईपास फैक्टर होता है या बाईपास एयर होती है, जो हवा कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आती है उसको बाईपास एयर कहते हैं। तो उसके उल्टा जो हवा कॉइल के कांटेक्ट में आती है उसको कूल एयर कहेंगे, और उसका जो रेशियो होता है मतलब क्वांटिटी ऑफ कूल एयर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू द कॉइल। कॉइल में जितनी हवा ठंडी हो रही है और कॉइल में टोटल जितनी हवा जा रही है उसका जो रेशियो होता है उसको हम कहेंगे कूलिंग फैक्टर, लेकिन ये वर्ड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो कूलिंग फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई कूलिंग कॉइल है और उस कूलिंग कॉइल में 100 CFM 100 क्यूबिक फुट पर मिनट इतनी हवा पास हो रही है, और उसमें से 88 क्यूबिक फुट पर मिनट इतनी हवा ठंडी हो रही है, बाकी जो 12 CFM है वो बाईपास हो रही है। तो इसका जो रेशियो होगा 88 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम क्या कहेंगे? कूलिंग फैक्टर। लेकिन हीट लोड एस्टिमेशन में कहीं पे भी आपको CF वर्ड या कूलिंग फैक्टर वर्ड नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ हमेशा नज़र आएगी हीट लोड एस्टिमेशन फॉर्म में, 1 - BF। तो बेसिकली 1 - BF इज़ अ कूलिंग फैक्टर, CF ऐसे ही होता है। तो हम डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन आपको डेफिनेटली ये वर्ड मिलेगा 1 - BF। तो समझो CF आपको अगर कैलकुलेट करना है तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा बाईपास फैक्टर जो है वो 0.12 आया था, तो 1 जब हम 0.12 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.88। तो दैट इज कॉल्ड एज अ CF या कूलिंग फैक्टर। लेकिन कूलिंग फैक्टर ये वर्ड डायरेक्टली आपको हीट लोड एस्टिमेशन में
नहीं मिलेगा तो उसके जगह पे आपको फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस बी एफ। अगर बी एफ 0.12 है तो 1 माइनस 0.12 दैट इज इक्वल टू 0.88, तो दैट इज वन एंड सेम। हम ऐसे भी सी एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एयर कूल्ड और टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू कॉइल, इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो भी आंसर वही आएगा, या 1 माइनस बी एफ करते हैं तो भी वो कूलिंग फैक्टर ही होगा। तो इस टाइप से कूलिंग फैक्टर भी हीट लोड एस्टिमेशन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जब हम हीट लोड एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ सकते हैं या फिर डक्ट में लीकेजेस वगैरह हो सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर रूम सेंसिबल हीट में 5% ऐड किया जाता है और रूम लैटेंट हीट में 5% ऐड किया जाता है और ग्रैंड टोटल हीट में भी 2% ऐड किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट है आउटसाइड एयर। जब हम एयर कंडीशनर को चलाते हैं तो हमें बाहर से वेंटिलेशन के लिए बाहर से हवा लेनी पड़ती है और उस हवा को हम आउटसाइड एयर कहते हैं। जब हम बाहर से फ्रेश एयर लेते हैं तो बाहर की जो हवा है वो एयर कंडीशनिंग रूम की हवा से गर्म होती है, तो जिससे कि एयर कंडीशनिंग रूम का टेम्परेचर बढ़ता है और इस हवा के साथ में कुछ मॉइस्चर भी अंदर आ जाता है एयर कंडीशनिंग रूम में। तो आउटसाइड एयर जो है वो सेंसेबल हीट भी लेके आती है और लैटेंट हीट भी लेके आती है, और उसके साथ में कुछ हवा जो बाईपास हो जाती है, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम में बाईपास फैक्टर देखा, तो बाईपास एयर भी रूम का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो आउटसाइड एयर इस कैटेगरी में हम सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट, बाईपास एयर और बाईपास एयर से बची हुई कूल एयर, इन सारी का हीट लोड का कैलकुलेशन इसके अंडर में हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैंड टोटल हीट। तो ग्रैंड टोटल हीट को कैलकुलेट करने के लिए आउटसाइड एयर हीट, रिटर्न एयर, डक्ट हीट गेन और इफेक्टिव रूम टोटल हीट को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद में जो भी वैल्यू आती है उसे ग्रैंड टोटल हीट कहते हैं। एक बार आपको ग्रैंड टोटल हीट मिल जाए तो उसको अगर हम 12,000 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेफ्रिजरेशन टनेज पता चलता है। तो रेफ्रिजरेशन टनेज को फाइंड आउट करने के लिए ग्रैंड टोटल हीट हासिल करना ज़रूरी होता है, और इन तीनों का एडिशन करने के बाद में हमें ग्रैंड टोटल हीट मिलती है। ग्रैंड टोटल हीट जो है उसको अगर हम 12,000 से BTU से डिवाइड करते हैं तो हमें रेफ्रिजरेशन टन पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिबल हीट फैक्टर या इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर। इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट और इफेक्टिव रूम टोटल हीट का रेशियो लिया जाता है। इन दोनों का रेशियो ही इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर कहलाता है। अब इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्यों फाइंड आउट करते हैं, या इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर क्यों फाइंड आउट करते हैं? इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर फाइंड आउट करने से हम कॉइल का ADP यानी एपरेटिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉइल का ADP फाइंड आउट करने के लिए सेंसिबल हीट फैक्टर फाइंड आउट करना ज़रूरी है, और इसके वजह से ये रेशियो लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एपरेटिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो एपरेटिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है, तो यहाँ पे डिफाइन किया है ADP इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल। एज्यूम करो एक कूलिंग कॉइल है, तो इस कूलिंग कॉइल का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो ADP से हमें पता चलता है, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन दी है ADP इज नोन एज अ इफेक्टिव कॉइल टेम्परेचर। कॉइल का जो इफेक्टिव टेम्परेचर है उसे भी हम ADP कहते हैं। अब ये जो ADP है दैट शुड बी लेस देन द रिटर्न एयर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स दी है, समझो रिटर्न एयर कॉइल में जा रही है और इस रिटर्न एयर का ड्राइबल टेम्परेचर 72 है और वेटेबल टेम्परेचर समझो 62 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और साइक्रोमेट्रिक चार्ट से जब फाइंड आउट किया तो इसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब ये जब रिटर्न एयर है, इस रिटर्न एयर का टेम्परेचर जब 55 से कम होगा तब इस रिटर्न एयर से ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस चालू होगी, मतलब इस हवा से, रिटर्न एयर से पानी अलग होना शुरू होगा, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगी। तो ह्यूमिडिफिकेशन को शुरू होने के लिए कॉइल का टेम्परेचर है दैट शुड बी लेस देन 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर कॉइल का टेम्परेचर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा तभी इस रिटर्न एयर में से पानी जो है सेपरेट होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगी। अदरवाइज ये जो एयर कंडीशनर है वो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस नहीं करेगा, लैटेंट हीट को बाहर नहीं निकालेगा। तो लैटेंट हीट को बाहर निकालने के लिए, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इस कॉइल का टेम्परेचर जो है वो रिटर्न एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना ज़रूरी है। तो ये जो कॉइल का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, ये ADP हम लोग को बताता है। तो ADP से हमें आइडिया मिलता है कि रिटर्न एयर जो टेम्परेचर है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कॉइल का टेम्परेचर कम रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉइल का टेम्परेचर बताया है। अगर कॉइल का टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तब जाके ये जो रिटर्न एयर है, इस रिटर्न एयर से पानी जो है या जो मॉइस्चर है, जो लैटेंट हीट है, उसको बाहर निकालना पॉसिबल होगा, क्योंकि इस रिटर्न एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 55 है, कॉइल टेम्परेचर जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो 55 से कम है। तो यहाँ पे जाने के बाद में
वो जो हवा है वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से ठंडी होगी, जिससे कि क्या होगा, कॉइल के अंदर का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कॉइल के ऊपर जमा होगा और जमा होकर उसको ड्रेन करके रूम के बाहर निकाला जाएगा और तब जाके एयर कंडीशनर सक्सेसफुली लैटेंट हीट को भी रिमूव कर सकता है। तो एपरेटिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल और इट इज़ इफेक्टिव कॉइल टेम्परेचर भी इसको कह सकते हैं। और वो ये जो टेम्परेचर है वो रिटर्न एयर टेम्परेचर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब एडीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको हीट लोड एस्टिमेशन में जब फॉर्मेट आपको बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। एडीपी फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। एक साइक्लोमेट्रिक चार्ट से भी एडीपी फाइंड आउट किया जा सकता है या फिर उसके टेबल्स मिलते हैं, उस टेबल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एडीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूमिडिफाइड राइस। तो ड्यूमिडिफाइड राइस क्या होता है? तो जो भी रिटर्न एयर है समझो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट की है और वो कूलिंग कॉइल में जा रही है। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर एज्यूम करो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जब ये रिटर्न एयर कूलिंग कॉइल में जाएगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होकर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा और जैसे ही ये हवा फिर कॉइल में से बाहर आएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाने के बाद में जब ये सप्लाई डक्ट में या कैनवस में आएगी हवा या ग्रिल में आएगी तो उसका टेम्परेचर 55 के आसपास हो सकता है। तो इसको हम ड्यूमिडिफाइड राइस बोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि अलग अलग किताबों में मैंने ड्यूमिडिफाइड राइस का डेफिनेशन कुछ अलग पढ़ा है। तो अगर आप में से कोई एचवीएसी एक्सपर्ट है और इसके अलावा भी इसकी कोई डेफिनेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे बाकी लोगों को और मुझे भी पता चलेगा कि इसमें कुछ फ़र्क हो सकता है। लेकिन आई थिंक ड्यूमिडिफाइड राइस यही होता है कि जो रिटर्न एयर जब कूलिंग कॉइल में जाती है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और फिर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। जब सप्लाई डक्ट में से हवा बाहर निकलती है तो उसका टेम्परेचर अराउंड 55 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह होता है। तो इसे हम कहेंगे ड्यूमिडिफाइड राइस। इसके अलावा भी डेफिनेशंस मैंने बुक्स में पढ़ी है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा भी इसकी डेफिनेशंस हो सकती है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में और कुछ जानकारी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर इसका सबको फ़ायदा होगा। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है ड्यूमिडिफाइड CFM। तो ड्यूमिडिफाइड CFM क्या होता है? इट गिव्स द एयर क्वांटिटी दैट हैज़ टू बी हैंडल्ड बाय एयर हैंडलिंग यूनिट। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 1 टन का एयर कंडीशनर है तो 350 से लेके 450 CFM इतनी हवा को हैंडल करता है। एक थंब रूल हो गया, एक रफली हम लोग बोलते हैं कि 1 टन जो है दैट इज इक्वल टू 350 CFM। लेकिन जब हीट लोड एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसके फॉर्मूलेज होते हैं ड्यूमिडिफाइड CFM के। तो फॉर्मूलेज में जब हम वैल्यू डालते हैं तो एग्जैक्ट CFM हमें पता चलता है। तो जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के हिसाब से एयर हैंडलिंग यूनिट का सिलेक्शन होता है या ब्लोअर का सिलेक्शन होता है। तो ड्यूमिडिफाइड CFM हम लोग को बेसिकली उस मशीन का CFM कितना होना चाहिए उस CFM की आइडिया देता है। यहाँ पे हमारे हीट लोड एस्टिमेशन के 3 टॉपिक फिनिश हो गए। तो हीट लोड एस्टिमेशन में जो भी डेफिनेशंस आएंगी, जो भी नए वर्ड्स आएंगे, उन सारे वर्ड्स का मैक्सिमम जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका मतलब बताने की कोशिश मैंने पहले 3 सेक्शन में की है। और फाइनल जो हमारा होगा हीट लोड एस्टिमेशन पार्ट, जिसमें एक्चुअल कैलकुलेशन होगा, एक डायग्राम होगा, एक एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फाइनली आपको उसमें बताया जाएगा कि कितने टन का एयर कंडीशनर उस जगह पे लग सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हम जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।